कहानी की शुरुआत में सिल्वेस्टर स्टैलोन दिखते हैं, जिनका नाम रे है और वह जेल में बंद है। वह यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी बाहर एक कार में धमाका होता है। वहाँ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और अगली ही पल दिखता है कि रे फायर ब्रिगेड की ड्रेस पहनकर जेल से निकल जाता है। बाहर उसके साथी होते हैं जिन्होंने कार में ब्लास्ट किया था। रे उनके साथ कार में बैठकर निकल जाता है। कुछ देर बाद रे के साथी उसे उतार देते हैं और फिर पुलिस वहाँ पहुंच जाती है। पुलिस कार रे को देख लेती है। उस समय रे एक टेलीफोन बूथ में खड़ा होकर फोन पर कहता है कि इट्स शो टाइम। इसके बाद पुलिस रे को दोबारा अरेस्ट कर लेती है। तभी एक आदमी आता है और पुलिस को कुछ पेपर्स दिखाता है। इस आदमी का नाम क्लार्क है। अगले ही पल दिखता है कि रे और क्लार्क जेल वार्डन के कमरे में बैठे हैं। क्लार्क वार्डन को बताता है कि हम एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंपनी है। वह कहता है कि हम फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स के लिए काम करते हैं। तभी जेसिका मिलर बताती है कि कुछ लोगों के लिए एक अलग जेल बनाई जा रही है, जिसे दुनिया का कोई भी सरकार ऑफिशियली नहीं चाहती, क्योंकि वे लोग सोसाइटी में रहने लायक नहीं होते। लेकिन इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले लोग पहले यह कंफर्म करना चाहते हैं कि यह जेल इतनी सुरक्षित है कि यहाँ से कोई भाग न सके। और यही कारण है कि वे रे को हायर करना चाहते हैं, ताकि वह जांच सके कि इस जेल से भागने का कोई तरीका है या नहीं। इस काम के लिए उसे $5 मिलियन मिलने वाले हैं। असल में यह जेल एक ऑफिशियल जेल नहीं है, इसीलिए इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब रे इस जेल में जाएगा तो उसकी टीम को भी नहीं पता होगा कि रे कहाँ गया है। इसी वजह से उसकी टीम उसे यह मिशन करने से रोकती है। लेकिन रे कहता है कि वह यह काम करेगा। इसके बाद रे की पूरी आइडेंटिटी, उसका क्राइम और किसके बिहाफ पर वह वहां जाएगा, सब प्लॉट किया जाता है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारा नाम एंथनी होगा और पिछले 10 साल में यूरोप में जितने भी ब्लास्ट्स हुए वह सब बॉम्ब्स तुमने बनाए थे। इसी आरोप में तुम्हें कैद किया जाएगा। रे पूछता है कि वहाँ मेरा कांटेक्ट कौन होगा। उसे बताया जाता है कि वहाँ का वार्डन रॉजर मार्श होगा। अगर कोई समस्या आए तो तुम अपना इवैक्यूएशन कोड बताना और तुम्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इवैक्यूएशन कोड वह कोड है जो वार्डन को बताएगा कि एंथनी असली में रे है और गवर्नमेंट की तरफ से आया है। जाने से पहले उसकी टीम मेंबर और दोस्त एबिगेल उसके शरीर में एक ट्रांसमीटर लगा देती है ताकि वे उसकी लोकेशन देख सकें। ये अलाउड नहीं है, लेकिन उसकी टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब रे वहां से निकलता है और एक कार में बैठा दिया जाता है। कार में उसके शरीर से ट्रांसमीटर निकाल दिया जाता है। असल में उन लोगों को पहले से पता था कि उसके शरीर में ट्रांसमीटर है। अब रे की टीम यह पता नहीं लगा सकती कि रे कहाँ है, क्योंकि उसका सिग्नल बंद हो जाता है। इसके बाद रे को बेहोश कर दिया जाता है। जब वह होश में आता है तो खुद को एक ऐसी जेल में पाता है जहां दीवारें नहीं हैं, बल्कि सब ग्लास के कैबिन में बंद हैं। यहाँ ड्रोन्स उड़ते रहते हैं जिनमें कैमरास लगे होते हैं जो हर पल नजर रखते हैं। गार्ड्स हमेशा मास्क पहनते हैं ताकि यह पता न चले कि कौन सा गार्ड कब ड्यूटी पर आता है। रे, जिसे एंथनी के नाम से लाया गया है, समझ जाता है कि वह किसी अजीब जगह फंस चुका है। फिर उसे वार्डन के सामने ले जाया जाता है। इस वार्डन का नाम वार्डन हॉब्स है। रे उससे पूछता है कि वार्डन मार्श कहाँ है। हॉब्स कहता है कि मार्श नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। रे अपना इवैक्यूएशन कोड बताता है, लेकिन हॉब्स उसे सुनकर हंसता है और कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा। हॉब्स कहता है कि तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जाओगे। अब अपनी पूरी जिंदगी यहाँ मेरे साथ इस जेल में बितानी पड़ेगी। इसके बाद रे यानी एंथनी को वापस उसके ग्लास कैबिन में भेज दिया जाता है। अगले दिन रे को बाकी प्रिजनर्स के साथ हॉल में ले जाया जाता है। सभी परेशान होते हैं क्योंकि बाहर घूमने की कोई जगह नहीं है। हॉल में रे पर 3-4 कैदी हमला करने आते हैं, लेकिन रे पहले ही उन पर हमला कर देता है। तभी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर आता है, जिसका नाम इमील रोथमायर है। वह सबको रोकता है और कहता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो नतीजा बुरा होगा। सब लोग हट जाते हैं। इमील रे से बात करना शुरू करता है। एमिल पूछता है कि क्या तुमने विक्टर मनहाइम का नाम सुना है? रे कहता है नहीं। एमिल बताता है कि विक्टर अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा बांट देता है। वह उसकी सिक्योरिटी में काम करता था, इसीलिए ये लोग उससे विक्टर का एड्रेस जानना चाहते हैं, लेकिन वह कभी उन्हें कुछ नहीं बताएगा। रे कहता है कि हाँ, ये लोग सच में नरक में जाने लायक हैं। एमिल पूछता है कि क्या तुम पहले कभी जेल में रहे हो? रे उससे कहता है कि इतने सवाल मत पूछो। एमिल कहता है कि मैं इसी तरह सीखता हूँ। रे कहता है कि अपना सीखने का तरीका बदलो। दोनों वापस सेल में चले जाते हैं। रे आसपास सब जगह ध्यान से देखता है और वहाँ एक आइसोलेशन एरिया देखता है। अगले दिन वह एमिल से कहता है कि मुझे उस आइसोलेशन जगह पर जाना है। एमिल कहता है ठीक है और रे पर हमला कर देता है। दोनों की लड़ाई होती है और वार्डन कहता है कि इन्हें बॉक्स में डाल दो, जो वही आइसोलेशन जगह है। दोनों को बॉक्स में डाल दिया जाता है। उनकी आंखों पर इतनी तेज लाइट डाली जाती है कि वे आंखें तक नहीं खोल पाते। ये लाइट इसलिए होती है ताकि उन्हें पसीना आए और उनका शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए। ये एक तरह की सजा होती है। रे देखता है कि फर्श पर एक प्लेट रखी है जिसमें स्टील के रिवेट्स लगे हुए हैं। अगले दिन डॉक्टर यहाँ आता है तो रे उससे पूछने की कोशिश करता है कि यह कौन सी जगह है और हम कहाँ हैं,
लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। तभी गार्ड देख लेता है कि डॉक्टर और रे आपस में बात कर रहे हैं और वह डॉक्टर से पूछता है कि उसने क्या पूछा। डॉक्टर झूठ बोल देता है और कहता है कि उसने पूछा कि उसके शरीर में कितनी डिहाइड्रेशन है। रे समझ जाता है कि यह डॉक्टर अच्छा इंसान है, लेकिन इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पिछले 14 जेल से भागने के बाद रे ने जो बुक लिखी थी उसी बुक को देखकर इस जेल को बनाया गया है। रे ने अपनी बुक में सब लिखा था कि वह किस जेल से कैसे भागा और किस जेल में क्या गलती थी, इसलिए इस बार जेल ऐसे बनाई गई है कि कोई भी यहाँ से भाग न सके। वार्डन के कमरे में रखी बुक से यह बात पता चलती है जो रे ने खुद लिखी थी। अब दोनों को उस सेल से बाहर ले जाया जाता है। अगले दिन रे की मुलाकात इमील से होती है। वह इमील से कहता है कि मुझे 3 इंच का गोल मेटल का टुकड़ा चाहिए, अगर वह मिल जाए तो शायद मैं तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकाल दूं। इमील कहता है कि मैं वह टुकड़ा ले आऊंगा। फिर इमील को वार्डन हॉब्स अपने कमरे में बुलाता है क्योंकि वह विक्टर का पता जानना चाहता है। हॉब्स उसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन इमील कुछ नहीं बताता। बाहर ले जाने से पहले इमील वार्डन के कमरे से एक गोल मेटल पीस चुरा लेता है और उसे रे को देकर कहता है कि अब मुझे अपने बारे में सच बताओ। इमील वास्तव में रे के बारे में जानना चाहता था। रे कहता है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। वह इमील से कहता है कि जेल तोड़ना मेरा प्रोफेशन है, मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स के लिए काम करता हूँ, न कि यहाँ के वार्डन के लिए। मेरी बुक और मेरे अनुभव का इस्तेमाल करके इन लोगों ने यह जेल बनाई है। रे कहता है कि मुझे लगा ये प्रोजेक्ट है, लेकिन ये पूरा सेटअप था। वे लोग मुझे यहाँ मारना चाहते हैं। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है, लेकिन मैं पता लगाऊंगा। रे इमील से कहता है कि तुम्हें फिर से उनका ध्यान भटकाना होगा। इमील पूछता है कि कैसे। रे कहता है कि तुम्हें दोबारा बॉक्स में जाना होगा। इमील साफ मना करता है क्योंकि बॉक्स में बहुत टॉर्चर होता है। रे कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो यह करना ही पड़ेगा। इमील मान जाता है और कहता है कि अगर मैं इस जेल से बाहर नहीं निकला तो यहीं तुम्हें मार दूंगा। रे कहता है ठीक है। रे इमील से कहता है कि किसी भी जेल को तोड़ने के लिए 3 चीजें चाहिए, लेआउट, रूटीन और हेल्प, और इस समय उनके पास तीनों नहीं है। रे आगे कहता है कि आइसोलेशन वाले बॉक्स में नीचे एक ड्रेन है और मैं पता लगाऊंगा कि वह कहाँ जाता है। उसे लगता है कि यह जेल किसी केव या शिप में है। रे कहता है कि यह पूरी स्ट्रक्चर वर्टिकल है और वर्टिकल जगहों में नीचे का रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। इमील पूछता है कि बॉक्स में जाकर हम उन रिवेट्स को कैसे काटेंगे। रे कहता है कि काटने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ समुद्र की नमी है और जब मैं वायर को लाइट के सामने रखूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन रिवेट्स पर पड़ेगा और स्टील गर्म होकर ढीला हो जाएगा। रे कहता है कि जिसने यह रिवेट्स लगाए उसे एल्यूमिनियम लगाने चाहिए थे, लेकिन उसने स्टील लगाए और स्टील जल्दी गर्म होकर फैल जाता है। अब दोनों के पास प्लान तैयार है। रे कहता है कि रिवेट्स हटाने के बाद मुझे कम से कम 5 मिनट चाहिए ताकि कैमरा देखने वाले गार्ड्स का ध्यान एमिल की तरफ चला जाए। एमिल उठकर चला जाता है। जेल में ही एक कैदी जावेद एमिल से उल्टी सीधी बातें करने लगता है और फिर एमिल, जावेद के लोग और रे के बीच लड़ाई हो जाती है। गार्ड्स आकर सबको अलग अलग बॉक्सेस में बंद कर देते हैं। बॉक्स में जाते ही जब लाइट जलती है तो रे अपने पॉकेट से मेटल पीस निकालता है। वह लाइट की रिफ्लेक्शन स्टील रिवेट्स पर डालता है जिससे वे गर्म होकर फैल जाते हैं और रे एक एक करके सारे रिवेट्स निकाल देता है, लेकिन वह लाइट नहीं खोलता क्योंकि कैमरा उसकी तरफ है। उसने रिवेट्स ऐसे निकाले कि कैमरा को कुछ न दिखे। अब रे एमिल को इशारा करता है। प्लान के मुताबिक एमिल जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि सीसीटीवी देखने वालों का ध्यान उसी पर चला जाए। ऐसा ही होता है। इसी बीच रे टिश्यू पेपर चबाकर कैमरा पर चिपका देता है जिससे कैमरा कुछ नहीं देख पाता। वह एलाइड खोलकर नीचे उतर जाता है और फिर उसे पाइप दिखाई देते हैं। रे उन पाइपों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। चढ़ते समय एक पाइप टूट जाता है और उसमें से पानी निकलने लगता है, लेकिन किसी तरह रे ऊपर पहुंच जाता है। बाहर निकलकर वह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ समुंदर है। जेल एक बहुत बड़े जहाज के अंदर है। रे पानी में कूद भी नहीं सकता क्योंकि कूदना मौत के बराबर है। उसे नहीं पता कि इतना बड़ा ओशन है, जमीन कहाँ मिलेगी। गार्ड्स भी ऊपर मौजूद हैं, इसलिए रे छिप जाता है और जल्दी से वापस बॉक्स की तरफ लौटने लगता है। नीचे आते समय वह गिर जाता है पर टूटी पाइप से आए पानी की वजह से बच जाता है। बाकी सब प्रिजनर्स के बॉक्सेस में भी पानी भरने लगता है। वार्डन कहता है कि सबको बाहर निकालो। रे के बॉक्स का दरवाजा खोलने से पहले ही रे वापस अंदर पहुंचकर एलाइड लगा देता है और 2 रिवेट्स भी लगा देता है। वह कैमरा से टिश्यू भी हटा देता है और फिर रे को बॉक्स से बाहर निकाला जाता है। उसे बाहर निकालने के बाद यहाँ का वार्डन, जिसका नाम हॉब्स है, अपने गार्ड से पूछता है कि गड़बड़ कहाँ हुई, पानी कैसे भर गया। गार्ड कहता है कि यह बॉक्स 2 के नीचे था। हॉब्स कहता है एंथनी तो बॉक्स 2 में था। यहाँ रे का नाम एंथनी रखा गया है और हॉब्स को पता ही नहीं कि एंथनी असली में रे है। रे एक मशहूर आदमी है जो कई जेल से भाग चुका है। जब वह बॉक्स 2 में गया था उसने वहाँ कुछ रिवेट्स देखे थे जिन्हें रे लगा नहीं पाया था। गार्ड कहता है कि उन पर वॉर हुई थी और पानी के दबाव से वे निकल गए होंगे। हॉब्स उसकी बात मान लेता है और कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। उधर रे की टीम रे को लेकर बहुत परेशान है और FBI लॉयर, जिसने उन्हें 2.5 मिलियन का चेक दिया था,
वह भी बाउंस हो जाता है। वह इस बारे में क्लर्क यानी रे के पार्टनर से बात करता है। वह कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर अभी तक कुछ पता नहीं था कि असल में हुआ क्या है। अब क्लार्क वार्डन हॉब्स को कॉल करता है और बताता है कि एंथोनी ही रे है और कई देश इस जेल के लिए पैसा दे रहे हैं। अगर रे यहाँ है तो वह बाहर नहीं निकल सकता। ये प्रूफ है कि कोई भी इस जेल से भाग नहीं सकता। क्लार्क ये भी बताता है कि विक्टर के साथ काम करने वाला आदमी अगर उनका एड्रेस बताए तो कई बड़े बैंक्स उन्हें बहुत पैसा देंगे, क्योंकि विक्टर ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो पूरी वर्ल्ड बैंकिंग को गिरा देगा और सिर्फ ईमेल ही बता सकता है कि विक्टर कहाँ है। किसी भी तरह उससे यह इंफॉर्मेशन निकलवाओ। हॉब्स कहता है कि वह पहले ठीक था, पर रे के करीब आने के बाद उसका रवैया बदल गया है। हॉब्स कहता है कि मुझे नहीं लगता ईमेल कुछ बताएगा और यह सब रे की वजह से है। क्लार्क कहता है कि रे को सजा मिलनी चाहिए, जबकि रे और क्लार्क कभी पार्टनर्स थे, पर अब सच पता चलता है कि क्लार्क ही वह आदमी है जिसने रे से धोखा किया। उसी ने उसे यहाँ फंसाया है। क्लार्क उन लोगों से मिल चुका है जिन्होंने मिलकर यह जेल बनाया और रे का यहाँ रहना यह साबित करता है कि यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। इसके बाद रे को बहुत टॉर्चर किया जाता है। उसे इतना दर्द दिया जाता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और भागने का इरादा छोड़ देता है। रे जानता है कि ऊपर तक पहुंच भी गया तो भी बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि यह जगह ओशन के बीचों बीच है। उसे यह भी नहीं पता कि पास कोई टापू है या नहीं। एक दिन रे एबल को बताता है कि वह पहले लॉयर था और उसने एक क्रिमिनल को सजा दी थी जिसने बाद में उसकी फैमिली को मार दिया। रे कहता है कि तब मुझे समझ आया कि सिर्फ सजा देना काफी नहीं होता, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि क्रिमिनल्स जिस जेल में रहते हैं वह सुरक्षित है या नहीं। इसीलिए मैं इस काम में आया। एबल कहता है कि मेरी भी एक बेटी है और तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा ताकि तुम अपना बदला ले सको। फिर से रे के अंदर भागने की इच्छा जागती है। यहाँ सभी गार्ड्स ने मास्क पहने होते हैं, इसलिए पहचानना नामुमकिन है। रे और एबल अब उन्हें उनकी चालों से पहचानने लगते हैं और अपने हिसाब से नाम रखते हैं, पर सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें पता लगाना है कि वे इस समय कहाँ हैं। इसके लिए रे कहता है कि मुझे डॉक्टर से मिलना होगा। एबल जानबूझकर अपने पैर में चोट करता है और डॉक्टर के पास जाता है। रे डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी क्योंकि जो यहाँ हो रहा है वह गलत है, पर डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। रे वहाँ से कुछ सामान चुरा लेता है। रे एक पेन और ग्लासेस लेकर उनमें से सेक्सटेंट बनाता है, यानी एक डिवाइस। रे कहता है इससे हम अपनी लोकेशन पता कर सकते हैं, पर इसके लिए डेक पर जाना होगा और ध्रुव स्टार की मदद से हम सही जगह जान पाएंगे। तभी एक गार्ड वहां आता है जिसे हॉब्स ने भेजा होता है। वह रे को वहां से ले जाता है। अब हॉब्स को पता चल जाता है कि उसका नाम एंथनी नहीं बल्कि रे है। हॉब्स कहता है कि मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है और इसी वजह से इस जेल की सिक्योरिटी और भी कड़ी कर दी है, इसलिए अब कोई यहाँ से भाग नहीं सकता। रे कहता है कि अगर तुम मुझे जानते हो तो मुझे जाने दो। हॉब्स कहता है कि नहीं, हमें तुम्हें यहाँ रखने के पैसे मिलते हैं। रे कहता है कि मैं तुम्हें विक्टर का एड्रेस बता सकता हूँ। तुम ईमेल को सारी जिंदगी मारते रहोगे, पर वह विक्टर के बारे में कुछ नहीं बताएगा। मैं बता सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। हॉब्स मान जाता है क्योंकि विक्टर का एड्रेस उन्हें बहुत पैसा दिला सकता है। अगले कुछ दिनों तक रे उन्हें विक्टर के बारे में गलत जानकारी देता रहता है। उसने ईमेल को पहले ही बता दिया था कि मैं इन्हें बेवकूफ बनाने वाला हूँ। वह ईमेल से कहता है कि यह जो सेक्सटेंट बनाया है इसे जावेद को दे दो, क्योंकि जावेद पर कोई शक नहीं करेगा। जावेद और वे पहले लड़ चुके हैं, फिर भी वह जावेद के पास जाता है और कहता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो। जावेद भी उनके साथ मिल जाता है। वह वार्डन हॉब्स के पास जाकर कहता है कि मुझे एबल और एंथनी यानी रे का प्लान पता है। हॉब्स पूछता है कि बताओ क्या प्लान है। जावेद कहता है एक शर्त पर, मुझे खुली हवा में प्रार्थना करनी है। हॉब्स मान जाता है और उसे ऊपर जाने देता है। वहाँ जावेद तारों की पोजीशन देखकर पेपर पर निशान लगाता है और इससे रे को पता चलता है कि वे अटलांटिक ओशन में हैं और मोरक्को के पास हैं। एमिल कहता है कि यहाँ पास ही एक आदमी है जो मुझे जानता है और वह हमारी मदद करेगा, पर मुश्किल यह है कि उसे मैसेज कैसे भेजें। रे डॉक्टर के पास जाता है, उससे क्लॉटिंग पाउडर लेता है और किसी तरह उसे मदद करने के लिए मना लेता है। उधर जावेद हॉब्स को बता देता है कि रे भागने की प्लानिंग कर रहा है। अब हॉब्स रे की सेल पर पूरी नजर रखता है और देखता है कि वह मिरर पर पेन से टैपिंग करता है। हॉब्स रे की बुक निकालता है जिसमें टैप कोड होता है जिससे किसी को मैसेज भेजा जा सकता है। जब हॉब्स इस कोड को डिकोड करता है तो उसे पता चलता है कि कल सेल सी में फाइट होगी। हॉब्स समझ जाता है कि कल वे लोग सेल सी से भागने की कोशिश करेंगे। उधर डॉक्टर जो खुद एक कैदी है, रे के कहने पर वह लोकेशन और टाइम उस आदमी को भेज देता है जिसे भेजने को रे ने कहा था। अब सेल सी पर जहां फाइट होने वाली है, हॉब्स सिक्योरिटी को 3 गुना बढ़ा देता है और सबकी जानकारी मंगवाता है। लेकिन लड़ाई सेल सी में नहीं बल्कि सेल ए में होती है, क्योंकि यही उनका प्लान था। इसी मौके का फायदा उठाकर रे, एबल और जावेद ऊपर की तरफ भागना शुरू करते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही यह पूरा जगह सील हो जाता है और अब ये तीनों अंदर फंस जाते हैं। चाहे रे ने सभी कैमरास खराब कर दिए थे,
फिर भी हॉब्स को पता चलता रहता है क्योंकि यहाँ एक मोशन डिटेक्टर लगा है और गार्ड्स को पता चल जाता है कि ये तीनों किस तरफ गए हैं। वे तुरंत वहाँ पहुंचकर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसी फायरिंग में जावेद को गोली लग जाती है। रे सोचता है कि मैंने तो कैमरास खराब कर दिए थे, फिर ये हमारी लोकेशन कैसे जानते हैं। तभी उसे मोशन डिटेक्टर मशीन दिखती है और वह उसे भी खराब कर देता है। अब किसी को नहीं पता कि ये तीनों कहाँ हैं। रे कहता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, इंजन्स बंद करना। सभी लॉक्स तभी खुलेंगे, लेकिन इंजन सिर्फ 6 सेकंड्स के लिए बंद होंगे और उन्हें उसी 6 सेकंड्स में बाहर निकलना होगा। एमिल कहता है कि यह नामुमकिन है, लेकिन रे कहता है कि मेरे पास हमेशा प्लान होता है। अब एमिल ऊपर की तरफ चढ़ जाता है जहां से निकलना मुमकिन है, लेकिन जावेद उसके साथ नहीं जा पाता क्योंकि उसे गोली लगी होती है। वह यहीं रुक जाता है। जब और गार्ड्स आते हैं, जावेद उन पर गोली चलाता है, लेकिन जवाबी गोलीबारी में जावेद मारा जाता है। रे नीचे इंजन बंद कर देता है और एमिल ऊपर डेक तक पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका होता है क्योंकि उसे 5 बजे आना था। ऊपर मौजूद सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर पर भी गोली चलाती रहती है, लेकिन एमिल किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। रे वहीं नीचे फंस जाता है जहाँ वार्डन हॉब्स भी आ चुका होता है। हॉब्स कहता है, तुम चिल्ला सकते हो, खून बहा सकते हो, लेकिन यहाँ से निकल नहीं सकते। तभी शिप की पावर वापस चालू हो जाती है। रे एक टैंक के अंदर छिपा होता है जहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है। यह असल में शिप का स्टेबलाइजर टैंक होता है और जब इसमें पानी पूरा भर जाता है, यह पानी को नीचे समुद्र में फेंक देता है। बाहर हॉब्स समझ जाता है कि रे इसी टैंक में है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता। टैंक पूरा भरते ही वह रे को पानी के साथ बाहर फेंक देता है। एमिल उसे देख लेता है और हेलीकॉप्टर से लैडर नीचे फेंकता है और रे को ऊपर खींच लेता है। इसी दौरान हॉब्स ऊपर डेक पर आता है और हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता है। एमिल घायल हो जाता है। रे जवाब में गोलियां चलाता है, लेकिन उसका निशाना हॉब्स नहीं होता। वह पास के ऑयल टैंक्स पर गोली चलाता है। वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस धमाके में हॉब्स की मौत हो जाती है। इस तरह दोनों के लिए नामुमकिन समझी जाने वाली इस जेल से भाग निकलना मुमकिन हो जाता है। वे दोनों समुद्र किनारे पहुंचते हैं। तभी एक जीप आती है और उससे वही लड़की उतरती है। यही वह लड़की होती है जो FBI एजेंट बनी थी और जिसने उन्हें यह पूरा प्रोजेक्ट दिया था, जेसिका मेयर। यहाँ रे को पता चलता है कि वह एमिल की बेटी है और इसी समय उसे यह भी पता चलता है कि एमिल का असली नाम विक्टर मानहाइम है, जिसके बारे में हॉब्स हमेशा उससे पूछना चाहता था क्योंकि वह नहीं जानता था कि एमिल ही विक्टर है। विक्टर का नाम एमिल रोथमायर एक तरह का कोड था जिससे उसके लोग समझ सकते थे कि वह कहाँ है। इसी तरह रे को जेल में जो नाम दिया गया था एंथोनी पोटोस, वह भी एक कोड था ताकि विक्टर यानी एमिल समझ सके कि यह आदमी उसे मदद करने आया है। इसी वजह से जब उसने पहली बार उसका नाम सुना तो उसने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब रे को समझ आता है कि उसे इस जेल की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए नहीं भेजा गया था। असल में विक्टर यानी एमिल को यहाँ से निकालना था। उसका पार्टनर क्लार्क सब जानता था क्योंकि वही उसकी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करता था, लेकिन बाद में वह उन लोगों से मिल गया जिन्होंने मिलकर यह जेल बनाई थी और वह नहीं चाहता था कि रे कभी बाहर निकले। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि इलीगल प्रिजन का पर्दाफाश हो गया है। एबिगेल जो रे की साथी और उसकी दोस्त है, बताती है कि क्लार्क ने उन्हें बेच दिया था। वह उस कंपनी का CEO भी बन चुका था जो इस जेल से जुड़ी थी। उसे $5 मिलियन सालाना सैलरी का ऑफर भी मिला था और उन्हें अब पता है कि वह कहाँ है। वे उसे ट्रैक करते हैं। क्लार्क अपनी कार में बैठता है, लेकिन रे का आदमी पहले से उसकी कार में मौजूद होता है। वह क्लार्क से कहता है अब सोने का समय है और उसे बेहोश कर देता है। जब क्लार्क को होश आता है, वह एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद होता है। वह जोर से चिल्लाता है। फिर दूर से दिखाया जाता है कि वह एक कार्गो शिप के कंटेनर में कैद है। किसी को नहीं पता यह शिप कहाँ जाएगी, कितने समय में जाएगी और क्या ये कंटेनर कभी खुलेगा भी या नहीं। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Yeah.